नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी लिखित चांद का पूर्वार्ध आप सुन चुके हैं। आज हम उसका उत्तरार्ध पढ़ेंगे। पूर्वार्ध में हमने पढ़ा था कि चांद एक घरों में काम करने वाली लड़की थी। उसके चेहरे में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जो भी उधर से गुजरता उसे एक बार देखे बिना ना रहता पलटकर। लेकिन उसकी स्वस्ति सज्जा को देखकर कुलवधुओं के सर्वांग घृणा से सिर उठते थे। चांद ढूंढ ढूंढ कर बड़े बड़े शिकार फांसती थी। अच्छे अच्छे घरों में ही वह काम करना पसंद करती थी। लेकिन जैसा कि राइटर ने लिखा है, केवल खीर मिष्ठान नहीं चखती महारानी, भुने चने लाई से भी परहेज नहीं अभागी को। तो लेखिका की सहेली मानो उन्हें इससे सहानुभूति हो आती है और वे कहती है कि अगर इससे अच्छा परिवेश मिलता तब ये अच्छी भी रह सकती थी। और मजाक में उसने चांद को अपने घर में काम करने के लिए राजी कर लिया। मानो अपने पति की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी उनकी मर चुकी थी। लेखिका को आश्चर्य हुआ कि जिस चांद को देखकर सड़क पर चलती स्त्रियां घृणा से आंखें फेर लेती, ऐसी चांद को मानो अपने घर में काम देने के लिए तैयार हो गई है। मानो का गृहस्थ जीवन अधिक सुखी नहीं है और रोजाना ही पति पत्नी में झड़प होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे पति पत्नी पर हाथ भी उठा देता था। मानो को लगता था कि उसकी सौतन की अतृप्त आत्मा ही उन दोनों के बीच में कलह निर्माण किया करती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी। अर्धरात्रि में मानो का सिसकियों से कांपता कंठस्वर मैं अक्सर ही सुनती, लेकिन दूसरे दिन उसके उत्फुल्ल चेहरे पर रात्रि कलह की एक भी रेखा मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलती। संध्या को दोनों पति पत्नी को एक साथ घूमते देख मैं दंग रह जाती थी। इसी से उस वैचित्र के चौखटे में सहसा मड़ गया तीव्र नैना चांद का चमकता चेहरा मुझे बार बार शंकित करने लगा। यह ठीक था कि क्रोधी जे के दुर्धर्ष व्यक्तित्व दर्पण में किसी भी सुंदरी का मुखारविंद कभी प्रतिबिंबित नहीं होने देगा, पर चांद सुंदरी होती तो मुझे कोई चिंता न थी। उसकी अटी सटी देह केवल प्रेयसी की देह थी। उसका असंवृत्त अंचल कहीं पत्ता न हिलने पर भी किसी अदृश्य हवा के झोंके में स्वयं ही उड़ता रहता। चलते फिरते उठते बैठते उन मदालस नयनों की दृष्टि प्रणयी पुरुषों को किसी मदनोत्सव के निमंत्रण पत्र बांटती चली जाती थी। वह सड़क पर निकलती तो स्त्रियां घृणा से आंखें फेर लेती, पर राह चलते पुरुषों में से शायद ही कोई ऐसा निकलता जो उसे एक बार मुड़कर न देख लेता। यह सब मैं नित्य ही न चाहने पर भी अपनी खिड़की से देख लेती थी। इसी से मानो को मैंने एक बार फिर समझाया, मानो मैं मानती हूँ कि जेके पर तुम्हारा पूर्ण विश्वास है, पर मैंने इस छोकरी की एक एक कुटिल चाल इसी खिड़की से देखी है। ओह, मानो हंसी। क्यों जी, तुम क्या सोचती हो उस घिनौनी सूरत पर कोई पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति भी रीझ सकता है? अरे पुरुष केवल चेहरे पर नहीं रीझता मानो, देखते नहीं उस सांचे में ढली काली देह में केवल नारीत्व है और कुछ नहीं। चेहरे के सौंदर्य से देह के सौंदर्य का आमंत्रण पुरुष के लिए कहीं अधिक घातक सिद्ध हो सकता है, समझे? पर वह समझने के मोड़ में ही कहाँ थी। दूसरे ही दिन मेरे पार्श्व के फ्लैट में चांद सी धौत चंद्रिका छिटक गई। फिर तो नित्य ही मानो चांद पुराण लेकर वह बैठ जाती। भाई गजब की गोणी लड़की है, देखने में भले ही लोहा हो, गुणों में खरा सोना है, चाहे किसी जौहरी की कसौटी पर कसवा लो। क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो बिस्तर से ही नहीं उठने देती। आते ही धोबी बंद करा दिया। बोली, मेम साहब आप थोड़ा अरारोट मंगा दीजिए, धोबी से बढ़िया कलफ दूंगी मैं। और स्त्री कहती है उसकी ननिहाल धोबियों के मोहल्ले में थी, इसी से बचपन में ही स्त्री करना सीख गई थी। क्या स्त्री करती है छोकरी, एकदम धोबियों का मुंह मारती है। और खाना, बस भाई अब खाने का स्वाद तो कहकर नहीं बताया जा सकता। कल तुम मेरे साथ खाना खाओ और तब बतलाना कि मेरा चांद असली है या नकली। मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और जब दूसरे दिन खाना खाने पहुंची तब उसके फ्लैट का कायापलट देखकर दंग रह गई। फर्श ऐसा चमक रहा था कि मुंह देख लो। बचपन में मैंने राजा महाराजाओं के दरबार हॉल के फर्श को अंग्रेज रेजिडेंट और उनके मेम साहब लोगों की अगवानी में बियर की खाली बोतलें घिस घिस कर ऐसे ही चमकाए जाते देखा था। वैसे ही कुछ किया था कि इसने। पहले जब भी मानो के यहाँ गई थी, बेतरतीबी से फैली अव्यवस्था को देखकर ही मैं आती थी वापस।
कहीं फटी पत्रिका, कहीं पुत्री के बिखराए कॉमिक कस्तूर, कहीं उल्टी पड़ी चप्पल और कहीं आलसी लापरवाह गृह स्वामिनी की ही भांति पसरी पालतू बिल्ली। पर आज तो उसी गृह सज्जा को देखते ही गृह स्वामिनी के हाथ चूमने को मैं ललक उठी। किसके हाथ का चमत्कार है आज यह? मानो तुम्हारा, या मैं कह भी नहीं पाई थी कि चांद का, कहकर उसने हंसकर मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे हाथ पकड़कर एक नीचे मूंज की रंगीन खटोली पर बिठाकर बोली, यह खटोली भी चांद आज अपने घर से उठा लाई। कहने लगी, वहां पड़ी पड़ी सड़ रही है, हमसे मेल खाएगी। क्यों, किसी इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया है इसने? मैंने आश्चर्य से एक बार फिर पूरे कमरे को अपनी चकित दृष्टि से टटोला। भगवान जाने, वो फिर हंस हंस कर कहने लगी, पर क्या बताऊं तुम्हें, लाखों में एक है लड़की, ऐसा बढ़िया तेल ठोकती है बालों में कि आंखें मूंदने लगती हैं। लगता है सिर पर हाथ नहीं, दो बड़ी तितलियां उड़ी जा रही हैं। अरे कमबख्त, मैंने उसके कंधे पकड़कर झकझोर दिया। जेके की गंजी चांद पर इन तितलियों को मत उड़ने देना, समझी? मानो ठठाकर हंस पड़ी। जेके दौरे पर गया था, इसी से उसकी हंसी में एकांत अरण्य में बह रहे निर्जर की सी मिठास थी। इसी बीच चांद अनानास के जूस के 2 लंबे हिम शीतल गिलास लेकर आ गई। यह जूस भी चांद ने आज ताजे अनानास का बनाया है। इसका कहना है बाजार के शरबतों की नकली तुलसी गला खराब करती है। इसने किसी टॉमस सहाय की मेम से सिरप, जूस, सॉस, पिकल सब कुछ बनाना सीखा है। क्यों, है ना चांद? चांद अपनी सजीली ग्रीवा को झटकती, लज्जा का अपूर्व अभिनय करती भीतर चली गई। ओह, तुम और तुम्हारी चांद, अब शायद तुम कहोगी यह अनानास भी तुम्हारी चांद ने तुम्हारे किसी गमले में उगाया था। मेरी बात सुनकर मानो जोर से हंस पड़ी, फिर मेरा हाथ पकड़ कर बोली, अच्छा सच सच कहना, तुम्हें चांद में कुछ फर्क लगा या नहीं? मैं क्या कह सकती थी भला, जब से वह हमें जूस थमा कर गई मैं तो यही सोच रही थी, यह क्या वही चांद थी? न ही नित्य का रीवा पर उठकर सिमट गई उत्तरीय की यवनिका, न आंखों में वह बिजली, न चाल में वह लटका। दहकते अंगारों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया था। गर्दन का यह झटका भी तो मेरे नित्य का परिचित झटका नहीं था, जिसे देखकर आकाश के नक्षत्र खिसक खिसक पड़ते थे। नई दांत की ऊंची बंधी साड़ी में वह बंगाल के किसी प्रगतिशील नाट्य मंच पर अवतरित सरल संथाल किशोरी का पट्टू अभिनय कर रही अभिनेत्री ही अधिक लग रही थी। ढीला जूड़ा, जोड़े पर लगे घुंघरूदार गिलट के कांटे और गले में चांदी की जंजीर, न काले अधरों पर गूढ़ कुटिल हास्य की रेखा थी, न चंचल चितवन में शर संधान का सामान्य सा भी आयोजन। खाना लगा दो मेम साहब? उसने बड़ी नम्रता से पूछा। हाँ हाँ लगा दे, मानो ने कहा, जरा दिखा दे अपने हाथ का चमत्कार। सचमुच ही उन काले कलूटे हाथों के चमत्कार ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। लगता था किसी खाद्य प्रतियोगिता में सजे विभिन्न प्रदेशों के रुचिकर व्यंजनों का परिवेशन चतुर पारखियों की प्रतीक्षा कर रहा था। कहीं दक्षिणी इडली डोसा थे और कहीं गुजरात के ढोकला और कश्मीरी कोफ्ते। यह सब क्या चांद ने बनाया है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी हाँ, और कौन खानसामा बैठा है यहाँ? हंसकर मानो ने मुझे प्लेट थमा दी। तभी तो हर घड़ी हर पल तुम्हें धन्यवाद देती रहती हूँ। न तुम मुझे चांद से चतुर पाचिका रखने का सुझाव देती, न हमें यह सब चखने को मिलता। अब देखो ना, अनुभव तो इसका विस्तृत है। ब्रिगेडियर कॉल के यहाँ 4 महीने रही, वहीं से ये कोफ्ते सिखाई। न लहसुन न प्याज, बस हींग और दही। जीभ पर धरो तो बताशा, कौन कहेगा बकरे का गोश्त है। लगता है पंच तत्व प्राप्त कर कोई स्वादिष्ट मुर्गा ही अपना प्रसाद थमा गया है। सचमुच ही गजब का रस था छोकरी के हाथ में। आमिष ही नहीं, निरामिष व्यंजनों में भी उसने अमृत घोल कर रख दिया था। ऐसी इडली तो मद्रास में भी नहीं खाई चांद, मैंने हंसकर कहा। खाओगी भी कैसे? चांद के मुग्धा स्वामी ने स्वयं ही उसके क्रेडेंशियल्स मुझे थमाने लगी। हमारी चांद 4 महीने सुब्रमण्यम के यहाँ जो रही है, वहीं से इडली, डोसा, उपमा, सांबर सब बनाना सीख आई है। फिर 3 महीने मिस्टर नागर के यहाँ रही। इसी से तो आज ये अपूर्व ढोकला मिला है खाने में। पर मैं पूछना चाह रही थी
कि आखिर ऐसे गुणी पाचिका को कुछ ही महीनों में कार्यमुक्त क्यों कर दिया जाता था। पर हंसती चांद इसी बीच मिट्टी के 2 सपोरों में ठंडी केवड़ा पगी फिरनी ले आई। यह बनाना किससे सीखा चांद? मैंने हंसकर पूछा। जी, अपनी अम्मी से। वह आंचल में मुंह ढांप कर फिक से हंस पड़ी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि वह यवन दुहिता है, मुस्लिम है। फिरनी तो वह अपनी अम्मी से सीख सकती थी। खाने के बाद वह किसी मुगल दरबार की शाही बांदी की ही शिष्ट शालीनता के साथ एक चांदी की तश्तरी में वर्क में लिपटी 4 गिलवरियां ले आई। सुवासित पीक गुलगुलाती में घर लौटी तो सचमुच ही मानव के सौभाग्य पर ईर्ष्या होने लगी। यहाँ रोज वही एक सूखी और एक रसेदार सब्जी की नीरस डुबकी में दिन गुजार रहे थे। उधर एक ही दीवार के पीछे मानो कैसे कैसे अलभ्य व्यंजनों का स्वाद ले रही थी। काश मैंने ही रख लिया होता छोकरी को। धोबी का खर्चा बंद, स्कूल का खाना पहुंचाने में सचिवालय के ठसकेदार चपरासी के नखरे सहना बंद, झाड़ू पोंछा लगाने के रेट इधर अचानक ही महरियों ने बढ़ा दिए थे। इसी से वह सब भी खुद ही करना पड़ता था और उसे निपटाने में कभी शवासन और कभी मयूरासन की मुद्रा में पूरी देह टिटनेस के रोगी की भांति ऐठ कर रह जाती थी। चांद को रख लिया होता तो वह पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर सब बन सकती थी। एक यही भय तो रहता कि वह दुस्साहसी सिंहिका पुरुष मात्र के छायाग्रास को ग्रह लेती है और उदरस्त कर जाती है। पर ऐसी गुणी सेविका का यह अक्षम्य अवगुण भी शायद उसके असंख्य गुणों के सम्मुख नगण्य ही तो लगता। दूसरे दिन पति के दफ्तर जाने के बाद नित्य के नियमानुसार मानो मुझसे मिलने आई। क्यों, कैसी लगी हमारी नई मेड इन वेटिंग? उसने हंसकर पूछा। सच गजब की लड़की है भाई। अब तो मैं पुरुषों को दोष नहीं देती, पर यह तो बताना मानो, तुमने इसकी सजधज में कौन सी जादुई छड़ी फेर दी? मतलब? मानो ने हंसकर पूछा। अरे भाई, मतलब यह कि मैं एक पल को स्वयं ही घबरा गई, पर वह अचानक स्वयं ही समझकर जोर से हंस पड़ी। ओह समझी, जानती हो, वह फुसफुसाकर कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं पहनती अभागी, उसकी गड़न ही ऐसी बेतुकी है। मैं भी यही समझती थी कि शायद वह सस्ते पैडेड ब्रास खरीद लाई होगी कहीं से। पहले तो समझ में नहीं आया कैसे उससे कहूँ, पर फिर एक दिन मौका देखकर मैंने उसे चौके के एकांत में ही घेर लिया। देखो चांद, मैंने कहा, आज तक बात दूसरी थी, तुम अब हमारे यहाँ रहती हो, तुम्हें अपना पहनना ओढ़ना, खाना पीना, उठना बैठना भी हमारे घर के सांचे में डालना होगा। मैं तो छुआछूत नहीं मानती, पर कभी जात बिरादरी वाले आ गए तो तुम्हारा चूड़ीदार गरारा देखकर भड़क जाएंगे। मैं तुम्हें कल ही 2 पेटीकोट साड़ी ब्लाउज ला दूंगी, वही पहनना। अच्छा? जी मेम साहब, उसने ऐसी भोली अदा से कहा कि उसके जिस मिनी परिधान की मैं कड़े शब्दों में आलोचना करने आई थी, वे मुंह में घुल कर रह गए। शायद मैं कुछ कह भी न पाई, पर अचानक मेरी दृष्टि उसके चेहरे से फिसल कर नीचे अटक गई। नहीं, मुझे कुछ कहना ही चाहिए, सोचकर मैंने हिम्मत की। देखो चांद, मैंने फिर फुसला कर उससे स्पष्ट शब्दों में कह ही दिया, तुम जो यह सब पहनती हो ना, इसे भले घर की लड़कियां नहीं पहनती। क्यों मेम साहब? उसके सरल प्रश्न की निर्दोष खनक मुझे चौंका गई। वह ऐसे गर्दन मोड़कर मुझे देख रही थी जैसे सहसा चौंकाया गया निर्दोष शिशु माँ का स्तन छोड़कर किसी को देखता है। मैं एक पल को हकबका गई, पर फिर मुझे साफ साफ कहना ही पड़ा। ओह, वह हंसी, और जानती है उसने क्या किया? क्या? मैंने पूछा। एकदम कुर्ती उठाकर टॉपलेस बनी मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं पहनती मेम साहब, उसने कहा, पर उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। लज्जा से मेरा ही माथा कट गया। लोग हजारों रुपए खर्च कर विदेश जाते हैं वो कैलकटा देखने, मैंने व्यंग से हंसकर कहा, और तुमने बैठे बैठाए मुफ्त में ही वह नाटक देख लिया। तुम्हें तो मजाक सूझता है, मानो इस बार झुंझला उठी। पर तुम ही बताओ, अब वह जो एनसीसी के जवानों की भांति सीना तान कर चलती है, उसमें दोष उसका या स्वयं विधाता का? उसकी इस बेजोड़ देह का सौंदर्य निश्चय ही उसे एक अनोखा मॉडल बना सकता है। विदेश जाने पर शी कैन अर्न डॉलर्स। तब उसे यही मॉडल क्यों नहीं बना देती? मैंने हंसकर कहा। आजकल तो संभ्रांत गृहिणियों में बुटीक खोलना एक फैशन सा बन गया है। हमारा देश क्या अब इस बात में विदेश से कुछ कम है? काली मॉडल को यहाँ भी मान्यता मिलने लगी है मानो।
आए दिन तो हमारी फैशन पत्रिकाओं में जनाने कपड़ों में कवायद कर रहे जनखे से छोकरे और चुस्त मर्दानी तमनिया कमीजों में काली कलुटे हाथ फायर फैलाए भूतनी सी मॉडल तो छपती ही रहती है। पर एक ही बात है। क्या? मानो ने कान खड़े कर लिए। लगता था उसे मेरा मौलिक सुझाव सचमुच ही प्रभावित कर गया है। यही कि चांद किसी पत्रिका में छपे और उसका संपादक कहीं यदि दुर्भाग्य से पुरुष हुआ तो बस फिर उसका राम ही रखवाला रह गया। मैं हंसने लगी थी। हो तुम तो बेचारी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। ऐसे नहीं है चांद, मुझे बेबी की देखा देखी अब खुद भी मम्मी कहने लगी है। अब तुम्हें बताओ, उस रिश्ते से जेके भी उसका पापा बना या नहीं? मैं एक लंबी सांस खींचकर चुप रह गई। कैसे समझाती उसे कि अपने सगे पापा को छोड़ संसार का कोई भी पुरुष उसका पापा कभी नहीं बन सकता। इसके बाद ही अचानक ठीक तीसरे दिन घबराई मानो ने मेरा द्वार खटखटाया। क्या बात है मानो? मेरे पूछते ही वह रोने लगी। मेरा कलेजा डूब गया। हो न हो वही मनहूस चांद अब अपनी उस उदार सरला गृह स्वामिनी को ही ले डूबी होगी। पर मेरे अनुमान का ढेला इस बार भी गलत निशाने पर ही लगा था। डैडी की तबीयत बहुत खराब है, वह आंखें पोंछकर कहने लगी। थ्रम्बोसिस के दौरे में अचेत पड़े हैं, वह भी एकदम अकेले। मैं आज ही जा रही हूँ। तो बेबी को मेरे पास छोड़ जाओ, जेके का खाना भी यहीं से चला जाएगा, मैंने कहा। नहीं, चांद तो यही है, वह सब संभाल लेगी। पहले मैंने भी सोचा था कि बेबी को यहीं छोड़ जाऊंगी, पर तुम तो जानती हो डैडी की जान ही इसमें बसी है। कहीं होश में आते ही इसी के लिए छटपटा उठे तब फिर कौन इसे यहाँ से ले जाएगा? और जेके? मैंने पूछा। उसका जाना तो असंभव है, देख तो रही हो, नई मिनिस्ट्री के भी प्राण आजकल कंठागत है। ऐसे में वह जा ही कैसे सकता है? पर मुझे वैसे भी उसके खाने पीने की चिंता नहीं। कल से नवरात्र है, फल दूध छोड़कर वह कुछ लेता नहीं। गैस है ही, दूध उबाल लेगा, झाड़ू पोछा कपड़े धोना हाट बाजार सब चांद करती रहेगी। मैं जैसे आकाश से गिरी। कहती क्या है अभागी? तब क्या यह सचमुच ही सहने के मांद में अपने हाथों अपने निरीह पति को ढकेल रही थी? मैं चलूं? दिल्ली भी प्लेन से जा रही हूँ, वहां से दोबारा प्लेन लूंगी। वह उतावली में सीढ़ियां फांदती चली गई। उसके पिता अफ्रीका प्रवासी लक्षाधिपति गुजराती उद्योगपतियों के प्रमुख वकील थे। दूसरे दिन 5 बजे चांद मुझे चाबी देने आई। डेयरी से दूध लाकर उबाल कर रख दिया है मेम साहब, फल भी धोकर मेज पर लगा दिए हैं। साहब जी बड़ी देर में दफ्तर से लौटते हैं, इसी से मम्मी कह रही थी घर बंद कर चाबी आपको दे जाया करूंगी। मुझे चाबी देकर वह गई तो मन हल्का सा हो गया। चलो पाप कटा। अब चाहे कहीं जाकर अपना मुंह काला करे, वह हमारी बस्ती के किसी विश्वामित्र की मेनका तो नहीं बन पाएगी। जब जेके चाबी लेने आए तब मैंने कहा, आपका उपवास है, खुद चाय बनाकर पियेंगे? पानी उबला तैयार है, आप बैठे तो मैं 1 कप चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, घबराकर महासंकोची जेके ने चाबी ले ली। चाय तो मैं वैसे ही नहीं पीता, फल खाकर दूध पी लूंगा। दूसरे दिन चांद फिर चाबी देने आई तो मैंने कहा, अरे तेरे साहब रोज फल खाते हैं, आलू क्यों नहीं उबाल देती? आजकल साहब जी के रोजे हैं, मेरे हाथ की बनी सब्जी भी नहीं खाते, उसने कहा। और रोजे की सुनकर मुझे हंसी आ गई। चलो, मैंने मन ही मन कहा, इस संसार में कम से कम एक पुरुष को तो इसके स्पर्श से परहेज है। पर उसी क्षण मुझे वर्षों पूर्व पहाड़ी दुरंत पगडंडी में यवन प्रणयी के संग छिपी उस भोली हिंदू रूप जीवा का अल्लड़ अनुरोध स्मरण हो आया। मैं डांडी में जा रही थी। तमसा वृत्ता शीतार्थ रात्रि में न जाने किस देवदारू के नीचे ठिठुरती अपने विजाति प्रेमी से वह कह रही थी, और जो करो मुसलीदास जो, मेरा मुंह मत चूमना, आज मेरी एकादशी है। कहीं ऐसे ही प्रणय भी ने अनुरोध ने संयमी जेके को भी बांध लिया। तब चौथे ही दिन मैंने देखा चांद अपनी साड़ी की अस्वाभाविक केचुली उतार एक बार फिर अपने घुमरेदार गरारे में उतर आई है। ओठों पर वही कुटिल स्मित और सस्ती लालिमा और ओर छोर सुवासित करती आटो दिल बहार की वैसी मादक सुगंध। मेरी खिड़की के नीचे लगी पत्थर की बेंच पर आ बैठी वह निशंक बीड़ी फूंक रही थी। मैं चुपचाप पीछे खिसक गई। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि किसी ने घंटी बजाई। द्वार खोला तो हाथ में चाबी लिए चांद खड़ी थी। उसका श्रृंगार आज विशेष रूप से मारात्मक लग रहा था।
दोनों चोटियों पर सर्च लाइट से चमकते दो सूरजमुखी के फूलों की पीताभ छाया उस कराल वदना के चेहरे को और भी काला बना रही थी, जैसे आभनों सी चौड़ी तश्तरी को किसी ने वैक्स पाल से चमका दिया हो। सस्ती सुगंध से मेरा माथा चकरा गया। लग रहा था बंगलौरी अगरबत्ती का पूरा बंडल ही सुलगाकर किसी ने मेरी नाक के नीचे रख दिया है। आज इतनी जल्दी डेयरी से दूध कैसे मिल गया? मैंने कुछ रूखाई से ही पूछा। जी कल ही दूध की 2 बोतलें लेकर फ्रिज में रख दी थी। हमारे मौसियां आए हैं, पिक्चर देखने ले जाएंगे, साहब जी से कह दिया था। मैं चाबी लेकर द्वार बंद करने ही जा रही थी कि मेरी दृष्टि उसके प्रति शरत बांके मौसिया पर पड़ गई। जिस मुग्ध दृष्टि से उसका वह रिक्शा चालक मौसिया सीढ़ियां उतरती उस स्वप्न सुंदरी को देख रहा था, उसमें और जो कुछ भी हो बुजुर्ग मौसिया का स्नेह तो कदापि नहीं झलक रहा था। फिर तो एक एक कर उसके नित्य नवीन मौसिया, फूफा और जीजा उसे बारी बारी से पिक्चर ले जाने लगे। उधर मानो की कोई खबर ही नहीं थी। एक एक कर 3 महीने बीत गए और वह नहीं लौटी। एक दिन उसकी लंबी चिट्ठी आई तो मैं खिल उठी। वह अभी नहीं लौट पाएगी ऐसा ही उसने लिखा था। पिता की अवस्था अब चिंताजनक नहीं थी, किंतु उस झटके ने उन्हें अपंग बनाकर छोड़ दिया था। इसी से रुग्ण असहाय पिता को विदेश में छोड़ वह आ भी कैसे सकती थी। स्वदेश आने को पिता तैयार नहीं थे। उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था करके ही मैं आ पाऊंगी, फिर ऐसी चिंता भी नहीं है, उसने लिखा था। उनके खाने पीने की व्यवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुमने ऐसी हीरे का टुकड़ा नौकरानी दी है, तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह न होती तो कभी ऐसे पैर फैलाकर मायके में पसर पाती। वह तो मेरी गृहस्थी मुझसे भी अच्छी चला रही होगी, क्यों, है ना? ठीक ही लिखा था उस मूर्खा ने। चांद सचमुच उसकी गृहस्थी को उससे भी सुचारू रूप से संचालित कर रही थी। जेके के पिचके प्रौढ़ कपोलों पर मांस की परत चढ़ गई थी। दफ्तर जाने लगते तो उनकी फाइल लेकर चांद किसी अनुभवी एंग्लो इंडियन सेक्रेटरी की भांति कार में लगा जाती। कभी भागकर मेज पर छूट गया कलम साहब को थमाती, कभी चश्मा। पहले मानो कई बार मेरे पास आकर बिसुरती थी कि जेके दिन डूबे दफ्तर से लौटता है, फिर क्या इष्ट मित्रों के बीच उठने बैठने का समय रह जाता है। मैं उसे लाख समझाती, मानो सचिव अनुसचिव की पत्नियों को तो सदा ही प्रोषपति का जीवन जीना पड़ता है, पर उसकी वही फटीचर गंवारू दलील मुझे झुंझला देती। तुम नहीं जानती, सौत का प्रेम उसे 4 ही बजे दफ्तर से खींच लाता था घर। यही नहीं, मुझे तो इधर जेके की खलवाट चिकनी चांद में ठूठ वृक्ष पर वसंत आगमन में उग आए नए नए कोपलों के से नवीन सगुच्छ की संदिग्ध पूर्ण कालीमा भी दिखने लगी थी। कहीं यह मायाविनी चांद की चंपी का चमत्कार तो नहीं था। पर नवरात्र के उस स्निग्ध पावन ब्राह्म मुहूर्त में उस शांत कंठ स्वर की अनेक आवृत्तियां मुझे फिर आश्वस्त कर उठती। मेरी उस पारदर्शी दीवार को भेदता जेके का मधुर कंठ स्वर मेरे कमरे में भी जैसे हवन की पावन धूम्र रेखा बिखेर देता था। ओम शुभ्रवर्ण शिवारूढ़ायै नमः। ओम मुंडमाला सविभूषणाय नमः। ओम कल्पवल्ली वनस्थितायै नमः। ओम श्मशान मध्यमजायै नमः। जिस ग्रह में इस पवित्र अष्टोत्तर का नित्य जप होता हो, वहां भला कौन सी डाकिनी जीवित रह सकती थी। मेरी तो आज भी यह दृढ़ धारणा है कि जेके का शतमुखी विनिपात निश्चय ही उस ग्रह की 4 दीवारी से बाहर ही हुआ होगा। उसी दिन मैरी ने आकर मेरे संदेह की पुष्टि कर दी। बहूजी, मुझे एकांत कोने में खींचकर वह फुसफुसाई, आप बहूजी को लिख दे, जल्दी चली आए। क्यों? मैंने सब कुछ समझकर भी अनजान बनकर पूछा। अब का कहीं बहूजी, वो मुंह झौंसी पटरानी बनी बैठी है। वो और भी धीमे स्वर में फुसफुसाई। क्या कहती हो मैरी? मैंने अविश्वास से कहा, पर शायद मेरा स्त्रीयोचित कुतूहल, मेरी आंखों में झलक उसे और भी प्रगल्भा बना गया। हाँ बहूजी, राम कसम, आज हम पानी भरने एकदम चौके में चली गई। साहब खाना खा रहे थे और पटरानी मेज पर बैठी हंस हंस कर बतिया रही थी। कौन? अब मेरा फुहड़ प्रश्न अपड़ मैरी को झंझोड़ गया। और कौन? वही चंदा शहजादी, उसने होठ बिचका कर कहा। मुझे काट तो खून नहीं, तब क्या बात सचमुच ही यहाँ तक बढ़ गई थी। अब आज जे चिट्ठी छोड़ दे बहूजी, ये बेहातों का पता और कितना घर बर्बाद करिया है।
यह महरी क्या अकेली हम दोनों की महरी थी? 8 ग्रहों की यह सम्मिलित चेरी घर घर का जूठन साफ भी करती थी और कभी वही जूठन उसी तत्परता से इधर उधर बिखेर भी देती थी। इससे चंदा शहजादी की चोरी और सीनाजोरी की खबर निश्चय ही उन 8 परिवारों की चूरन चटनी बन जाएगी। फिर मूर्ख जेके को क्या अपनी ऊंची नौकरी का भी जरा भय नहीं रहा होगा? नया मंत्रिमंडल एक से एक रोबिले लाल दहकते अंगारे से ऊंचे अफसरों को अपने न्याय चिमटे से पकड़ पकड़ कर आए दिन पानी में बुझा दाएं बाएं फेंक रहा था। किसी दुश्मन ने चुगली खा दी तो बच्चों को मिनटों में नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। नहीं, अब देरी करना ठीक नहीं था। एक सखी के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि मैं मानव को अविलंब दुर्घटना स्थल पर पहुंचा दूं, चाहे उसका दाम्पत्य जीवन फिर चिता ही क्यों न चढ़े। मरने से पहले मुंह तो देख लेगी अपने सौभाग्य का। मैंने अपनी कहानियों में आज तक ऐसे प्रसंगों की न जाने कितनी बार सहज सृष्टि की है। पति का विश्वासघात मेरी लेखनी के लिए अछूता विषय नहीं है, किंतु मानव को पत्र लिखने बैठी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी लेखनी का शैथिल्य मुझे भी निष्प्राण कर उठा है। मैं हाथ की कलम को तोड़ मरोड़ ही रही थी कि चांद आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, आज भी तुम्हारा कोई मौसिया पिक्चर दिखाने आया है क्या? मैंने व्यंग से हंसकर पूछा। जी में आ रहा था कि एक झापड़ मारकर कलिया का मुंड उत्तर से दक्षिण दिशा को मोड़ दो। बेहया सस्ती औरत। जी मेम साहब शाम को आ रही है और अभी अभी घर से खबर आई है कि हमारी भौजाई को दस्त हो रहे। फौरन अम्मा को लेकर देहात चली जाओ। उसकी विभिन्न मुद्रा देखकर शायद मैं प्रभावित भी हो जाती, पर मैं जानती थी कि अपनी विधवा दुराचारिणी जननी की वह एकमात्र संतान है। तब यह भाई ससुरा अचानक कहाँ से जन्मते ही ब्याह कर बैठा? क्या तुम्हारी सगी भौजाई है? मैंने कठोर सुर में पूछा। जी एकदम सगी, उसने कहा। मैं समझ गई उस काल्पनिक भौजाई का हैजा भी परिस्थितिवश गढ़ी गई कनूटी के कलुषित मस्तिष्क के खोखली उड़ान भर थी। आप चाबी रख ले, तबीयत ठीक होते ही हम लौट आएंगी। वह मुझे चाबी थमाकर एक प्रकार से दौड़ती ही चली गई। मैं जानती थी वह कभी नहीं लौटेगी। इधर जेके भी तो बोरा गया था। बदनाम माँ बेटे की इस जोड़ी के लिए उसने अपना गेस्ट रूम ही खोल दिया था। लाख चिके डाल, ऐसी बातें कहाँ छिपाए छिपती हैं। चांद के जाते ही जेके ने माँ बेटे के अस्थायी आवास से उनका रहा सामान भी उठवाकर बड़े ही कौशल से बाहर कर दिया, किसी जन्मजात हत्यारे के भांति। फिर उसने रक्त के एक एक छींटे को ही रगड़कर नहीं मिटाया, जल्दी जल्दी में छूट गई एक आध चुन्नी को भी जला दिया। जब यह होली जल रही थी तभी सीआईडी को भी मात देती महरी वहां पहुंचकर यह खबर दे गई थी। मैंने मौका देखकर महरी की मुट्ठी गर्म कर दी। जैसे भी हो, अपनी सखी के इस दुर्भाग्य प्रकाश को प्रेस में जाने से पूर्व ही नष्ट करना मेरा भी तो कर्तव्य था। तुम यह सब किसी से मत कहना महरी, मैंने कहा। किंतु स्त्री होकर मैं क्या किसी दूसरी स्त्री के लिए किए गए इस अनुरोध की व्यर्थता नहीं समझती थी? संसार की कौन सी स्त्री भला इस कठिन अनुरोध को अंत तक निभा सकती है? अपने 8 बच्चों के साथ उनके अकर्मण्य पिता की भी कस्में खाती महरी 10 का नोट लेकर चली तो गई। प्राण रहते वह यह सब किसी से नहीं कहेगी, यह कहकर मानो आते ही भाग कर मुझसे मिलने चली आई थी। क्यों, कैसी लग रही हूँ मैं? मोटी होकर लौटी हूँ ना मायके से। वह हंसी, पर मैं नहीं हंस सकी। वह क्या जान पाएगी कि जिस प्राणों से प्रिय अंगूठी को वह यहाँ छोड़ गई थी, उसकी अनुपस्थिति में उसके हीरे नगीने को ही किसी वंचक ने बदल दिया है। वह सचमुच मोटी होकर लौटी थी। चेहरे का पीलापन चला गया था। इतने दिनों पश्चात पति को देखने का उल्लास सुंदर चेहरे पर सहस्त्र किरणें छोड़ रहा था। पर देखो ना, हमारी चांद तो हमारे आते ही देहात चली गई। सुना उसकी भाभी को हैजा हो गया। मुझे तो डर है कहीं उसे भी कुछ न हो जाए। भगवान करे उसे देहात पहुंचते ही महामारी लील जाए, मैंने मन ही मन कहा। उधर जेके के अधैर्य ने हाक लगाई, मानो मानो। देखा कैसे बोराए जा रहे, लाज शर्म कुछ नहीं है इन्हें, उसने कहा और बीड़ा का वीर पूरे चेहरे पर ऐसे छलक गया जिससे अभी अभी डोले से उतरी चौथ की दुल्हन हो। वह चली गई, पर कहते हैं कि खून एक दिन स्वयं बोल उठता है। हत्यारे ने हत्या का एक एक निशान तो मिटा दिया, पर फिर चूक ही गया। ठीक 12 बजे रात को किसी ने मेरा द्वार खटखटाया। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, मानो, उसने क्षीण स्वर में कहा। मैंने द्वार खोला तो उसे देखती ही रह गई। रूखे बाल, उतरा चेहरा और फूली फूली आंखें।
अरे तबीयत ठीक नहीं है क्या? आओ आओ भीतर, मैंने कहा। नहीं, वह फुसफुसाई जैसे नींद में चल रही सॉम्नेबलिस्ट हो। मैं जा रही हूँ, बाहर रिक्शा खड़ा है। क्या? मैंने अविश्वास से पूछा। कहाँ जा रही हो? यह देखो। उसने गिलट के घुंघरू जड़े कई कांटे मेरे पैरों के पास ऐसे फेंक दिए जैसे हाथ में कुलबुला रहे बिच्छू। मुझे ये जेके के तकिए के नीचे मिले। ये न भी मिलते तब भी मैं समझ ही गई थी। इतने दिनों बाद मैं लौटी और वह पेट फेर कर सो गया, ठीक जैसे भरे पेट शिशु सोता है। मैं तकिया खिसकाने लगी तो ये कांटे। उसका कंठ एक पल को वाष्प स्तंभित हुआ, पर फिर वह आवेगहीन स्वर में कहने लगी। वह हमेशा जूड़े के कांटे खोलकर सिरहाने रखकर सोती थी। कई बार मेरे कमरे में भी तो सोई थी। कहती थी, कांटे गड़ते मम्मी, जब तक खोलकर तकिए तले ना धर लूं नींद नहीं आती। आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदे मानो के कपोलों पर ढुलक गई। हो सकता है जेके को ब्लैकमेल करने को जानबूझकर ही छोड़ गई हूँ। उस हरामजादे को मैं खूब जानती हूँ। मैंने अपने दुर्बल दलील को कंठ स्वर कठोर बनाकर पुष्ट करने की चेष्टा की। आजकल तो यही सब हो रहा है। अर्थी में चढ़ने को तैयार बूढ़े मंत्रियों तक की निर्मम चरित्र हत्या की जा रही है। मैं फिर अपने नवीन तर्क से स्वयं ही उल्लसित होती हुई बड़े उत्साह से उसे समझाने लगी। नहीं, कड़क कर मानो ने कहा, किसी ने उसके चरित्र की निर्मम हत्या नहीं की। उसका चरित्र अपनी कुदरती मौत से मरा है। तुमने उससे कुछ पूछा नहीं? मैंने कहा। किससे? जेके से। वह हंसी। उस अंधेरी रात में सतर खड़ी उस उज्जवल वर्ण युवती का चेहरा कितना करुण, कितना सुंदर लग रहा था। कैसे लिखूं? न ललाट पर बिंदी थी, न हाथों में चूड़ियां। सफेद साड़ी से मेल खा रहा सफेद चेहरा। लगता था अपने ही हाथों से अपना सुहाग उतार कोई सद्य वैधव्य दग्ध पाषाण हृदय विधवा ही मेरे सम्मुख खड़ी है। वह कहने लगी। मैंने जगा कर पूछा, जेके, ये चांद के कांटे तुम्हारे तकिए के नीचे कैसे आ गए? उत्तर उसने नहीं, उसके चेहरे ने उसे क्षण दे दिए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। वो बुरी तरह हकलाने लगा। मुझे उस पर तरस भी आ गया। लगता था अभी अभी रो पड़ेगा। जिस कठोर पति की कड़क सुनकर मैं थरथर कांपती थी, आज उसे मेरी ही कड़क थरथर कपा रही थी। पता नहीं कौन छोड़ गया इन्हें। वो बिस्तरे पर ही बैठकर नमाज सी पढ़ता स्वयं बड़बड़ाने लगा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। पर मैं जान गई थी कि उन कांटों को वहां कौन छोड़ गई थी। उसने क्या कांटे ही छोड़े थे? वह तो अपने सस्ते इत्र की खुशबू जेके के तकिए, चादर, हर कमीज, हर रुमाल की बखिया में गूंथ गूंथ कर छोड़ गई थी। अच्छा हुआ बेबी को मैं वही छोड़ आई। अच्छा चलूं बहन? अरे इतनी रात को तुम अकेले स्टेशन कैसे जाओगी? मैंने घबरा कर पूछा। चली जाऊंगी। अब मुझे जीवन भर अकेले ही तो चलना है। यह क्यों भूल जाती हो? उसकी करुण हंसी मेरा कलेजा बींध गई। मैं ही तो उसके इस दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी थी। जहां भी रहूंगी हमारी मैत्री की स्मृतियां मेरे जीवन की सबसे सुखद स्मृतियां रहेंगी। उसने चलते चलते मेरे दोनों हाथ अपनी मुट्ठी में बांध लिए। कंठ का गह्वर घुटक कर मैंने उसे भीतर खींचने की व्यर्थ ही चेष्टा की। आज रात को और सोच लो मानो, जीवन भर का रिश्ता ऐसे नहीं तोड़ा जाता। मैंने नहीं तोड़ा बहन, वह तो विधाता ने तोड़ दिया है। मत रोको मुझे। गाड़ी तो सुबह 5 बजे जाती है, पर 30 फ्लैटों की आंखें सुबह मुझे घूरे, चीरे, फाड़े, यह साहस नहीं है मुझ में। वह तो बेबी डैडी के पास रह गई। वह होती तो पूरी बस्ती में खबर फैल जाती कि हम आ गए। सिवा तुम्हारे और शायद किसी ने भी मुझे नहीं देखा आते, और न ही अब जाते देखेंगे। मैं उसे रोक नहीं पाई। सचमुच ही शायद उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि कहीं भी उसके आगमन और मायके प्रत्यावर्तन की चर्चा नहीं हुई। उसके जाने के ठीक 7वें दिन चांद अवश्य लौट आई। मैं एक दिन उठी तो देखा सिंहिका अपने प्रिय गढ़ टीले पर जमी है। वही नीलवर्णी गरारा और चमकता दुपट्टा। जी में आया उस तुंग कुचा निर्लज्ज कलोटी को धक्का देकर नीचे गिराओ और पच्च से मुंह पे थूक दूं। मुझे देखकर भी उसने न नित्य की भांति हाथ जोड़े, न हंसी। पहले आइसक्रीम वाले को रोककर 4 बाल्टियां खरीदी। 3 के दाम देने लगी तो उसने दाम और मांगे। बड़ी अदा से गर्दन झटक कर वह बोली, शाम को घर पर आकर दाम ले लेना, समझे? उस उदार आश्वासन ने काने की बुझी आंख भी जैसे दब से जल उठी। हाँ हाँ, पूरी गाड़ी तुम्हारी है भवानी। वह गाड़ी ठेलता चला गया तो देखते देखते उसने एक मोटरसाइकिल सवार को अपने कटाक्ष के कांटे से खींचकर धरा पर पटक दिया। जल बिन मीन सा तड़पता वह मोटा शिकार भी संध्या को घर आने का मीठा निमंत्रण लेकर गदगद होकर चला गया। फिर आया पठान सा ऊंचा उसका पूर्व परिचित रिक्शा चालक।
मैंने अतीत के उस स्नेही मौसिया को पहचानने में भूल नहीं की। चलोगी नहीं? उसने पूछा। टाइम हो रहा है। नहीं, आज हम नहीं जाएंगे, दिल उदास है। एक चुट्टी को पीछे फेंक वह चाबी का गुच्छा हवा में उछालने लगी। किसी प्राचीन मंदिर की भित्ति चित्रांकित कंदुक क्रीड़ारता सुर सुंदरी की भांति वह सहसा बंकिम मुद्रा में खड़ी हो गई। कैसा दिल उदास है चुट्टी का? मैं मन ही मन दांत पीस कर बदबुदाई। क्या उदार स्वामिनी के निष्कासन से ही दिल उदास था उसका। वाह, हम तो स्टेशन को सवारी छोड़कर आए आपकी खातिर। अच्छा चलो। प्रणय के अनूठे त्याग ने शायद उसकी उदासी का मेघखंड उड़ा दिया। उसने दोनों हाथों से गरारा ऐसे उठाया जैसे विदेशी चलचित्र की तारिका अपना भारी गाउन उठाकर मखमली फर्श पर चल रही हो। वो मुस्कुराकर रिक्शा में बैठी तो चालक ने एक फर्शी लगाकर पूछा, कहाँ चलूं सरकार? पता नहीं उसने क्या कहा, पर अपना सस्ता चश्मा ठीक कर खर्र से पैडल मारता हवा में तैरने लगा। कभी सोचती थी क्या सोचकर उसके माँ बाप ने इसका नाम धरा हुआ चांद, पर अब सोचती हूँ इससे बढ़िया नाम इसका और हो ही नहीं सकता था। गगन के चंद्र के धरा पर चरण रखते ही तो मानव अपना शारीरिक संतुलन खोकर शून्य अंतरिक्ष में हाथ पैर छोड़कर तैरने लगता है, और धरा के इस चंद्र के सम्मुख जाते ही मानव उसी विवशता से अपना संतुलन खोकर मूर्ख बना शून्य अंतरिक्ष में बौराने लगता है। मित्रों, कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।